तो जी आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की आउटलाइन का 4th मॉड्यूल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में का सबसे पहला टॉपिक है जी इनपुट्स और आउटपुट्स। मतलब इनपुट्स क्या होती हैं और आउटपुट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हमने पहले 3 मॉड्यूल डिस्कस किए। ठीक है, जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस किया पहला मॉड्यूल, फिर गुड्स क्लासिफिकेशन का मॉड्यूल था, फिर हमने डिस्कस किया प्राइस इफेक्ट्स को। तो वो सारी जो जो हमने 3 मॉड्यूल्स डिस्कस किए वो कंज्यूमर पर बेस करते थे, उसमें हम कंज्यूमर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा 4th मॉड्यूल है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इसमें हम प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इनपुट्स को यूज करके जो है वो किस तरह से आउटपुट्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। ये क्या कहते हैं, अब आप इसको हम सिंपल सी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज करें आपने कोई भी क्या कहते हैं, सपोज करें कि आपने कोई भी रेसिपी बनानी है। ठीक है, कोई भी आपने डिश प्रिपेयर करनी है, तो उस डिश को प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपने बिरयानी बनानी है तो आपको बिरयानी के लिए बिरयानी से रिलेटेड ही स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, मसाले चाहिए होंगे, चावल चाहिए होंगे, मीट चाहिए होगा। ठीक है, तो वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आपकी इनपुट्स होंगी। ठीक है, और वो उन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आप जो एक प्रोडक्ट बनाओगे, आप जो एक गुड बनाओगे। ठीक है, तो उन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप बोलोगे कि वो आपकी आउटपुट है। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी इनपुट्स को यूज करते हैं और उनको यूज करके उससे एक आउटपुट बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं जी प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इनपुट्स क्या होती हैं, इनपुट्स वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, मतलब कि इनपुट्स क्या होती हैं, वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में। जबकि आउटपुट क्या होती हैं, आउटपुट्स वो फाइनल गुड्स या सर्विसेज होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं उन इनपुट्स को यूज़ करके। मतलब कि अगर आपने बिरयानी बनानी है तो बिरयानी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इनपुट्स हैं, लेकिन उन इनपुट्स को प्रोडक्शन में मतलब कि बिरयानी के सारे प्रोसेस में यूज़ करके जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा, जो बिरयानी आएगी, वो क्या होगी, वो आपकी आउटपुट होगी। तो इसी तरह से प्रोडक्शन के प्रोसेस में आउटपुट क्या है कि वो फाइनल गुड या सर्विस है जो प्रोड्यूस की जाती है इनपुट्स को यूज करके। ठीक है, कि अगर हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम ले लें तो क्या कहते हैं, तो इनपुट्स में क्या हो जाता है, इनपुट्स में आपको बिरयानी वाली एग्जांपल मैंने जस्ट समझने के लिए दी थी, लेकिन अगर अब हम एग्जांपल में देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, इनपुट्स और आउटपुट्स की कौन सी एग्जांपल होती है। तो जी इनपुट्स की एग्जांपल अगर हम लें तो उसमें लेबर आ जाती है। ठीक है, मशीनें आ जाती हैं, और जो रॉ मटेरियल जो है जो आप यूज़ करते हैं वो किस में आ जाता है, वो इनपुट्स में आ जाता है। ठीक है, और क्योंकि उनसे जो है वो और उन सबको लेबर को क्या कहते हैं, मशीन्स को और रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो आपके पास एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है, एक फाइनल प्रोडक्ट आता है, तो क्या कहते हैं, तो उससे जी आउटपुट कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है कि क्या कहते हैं, कि डिफरेंट मटेरियल को क्या कहते हैं, यूज़ करके लेबर को, मशीनों को और कॉटन को यूज़ करके जी कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो कपड़ा क्या होगा, कपड़ा आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, आपकी आउटपुट होगी। ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को और क्या कहते हैं, मटेरियल को यूज़ करके कार्स बनाई जाती हैं, तो कार्स क्या होगी, कार्स आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, कार्स आपकी आउटपुट होंगी। ठीक है, तो इससे बेसिकली हमें ये समझ में आता है कि प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। ठीक है, जहाँ चीज़ें अपनी ओरिजिनल फॉर्म से, रॉ फॉर्म से चेंज होती हैं और एक नई फॉर्म जो है वो ले लेती हैं। ठीक है, कि क्या करते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज किया जाएगा, रॉ मटेरियल को यूटिलाइज किया जाएगा, मशीन्स को यूटिलाइज किया जाएगा, लेबर को यूटिलाइज किया जाएगा, और उन सब
इनपुट्स के कॉम्बिनेशन से जो आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट आएगा, तो उसको हम कहेंगे जी ये हमारी आउटपुट है। तो प्रोडक्शन क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जहाँ पर चीज़ें अपनी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके एक नई शक्ल ले लेती हैं। ठीक है, कि क्या कहते हैं कि अगर हम क्लॉथ्स की बात करें तो क्लॉथ्स में क्या इनपुट्स होंगी कि जी उसमें लेबर फोर्स लगेगी, उसमें मशीनें काम करेंगी, उसमें कॉटन को यूज़ किया जाएगा और डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके जी कपड़ा बनाया जाएगा। तो डिफरेंट इनपुट्स ने क्या कहते हैं डिफरेंट इनपुट्स जो थी उनको यूटिलाइज करके जो है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लिया गया, जो अपने क्या कहते हैं कॉटन पहले रॉ फॉर्म में थी, लेकिन जब उससे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया गया तो उससे क्या बन गया? उससे कपड़ा बन गया। ठीक है, कि पहले वो रॉ फॉर्म में थी और पहले वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस में उसके ट्रांसफॉर्मेशन हुई और उसने कपड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं कि इनपुट्स क्या होती हैं और आउटपुट्स क्या होती हैं। अब इनपुट्स को जो है वो इकोनॉमिक्स में जी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। इनपुट्स जो है वो इकोनॉमिक्स में जो है एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है, और इनपुट्स को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जी कैटेगरी आ जाती है लैंड की। ठीक है, सबसे पहली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इनपुट्स जो होती हैं हमारी उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। वो मतलब वो सारे फैक्टर्स जिनको प्रोडक्शन में जी इस्तेमाल किया जाता है, और उनको जो है डिफरेंट फर्दर जो है इनपुट्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है हमारी लैंड की। ठीक है, अब लैंड में जी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कवर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ ज़मीन ही नहीं आती, ठीक है, इसमें ज़मीन आती है, ठीक है, लैंड आती है, इसमें पानी आता है, वाटर आता है, मिनरल्स आते हैं हमारे, ठीक है, और और बाकी दूसरे भी जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमारे आ जाते हैं, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर फार्म लैंड आ जाती है, मतलब क्या कहते हैं काश्तकारी के लिए जो ज़मीन होती है वो आ जाती है। ठीक है, या ऑयल रिजर्व्स जो होते हैं, मतलब तेल के ज़खायर जो होते हैं, वो भी लैंड की कैटेगरी में ही आते हैं। मतलब लैंड की कैटेगरी में सिर्फ ज़मीनें ही नहीं आती, लैंड की कैटेगरी में पानी भी आता है, लैंड की कैटेगरी में मिनरल्स भी आते हैं, लैंड की कैटेगरी में दूसरे और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आते हैं, लैंड की कैटेगरी में फार्म लैंड आती है, मतलब वो लैंड जिस पर जो है वो खेती बाड़ी की जाती है, जिस पर फसलें उगाई जाती हैं, और लैंड की कैटेगरी में ऑयल मतलब तेल के रिजर्व्स भी आते हैं। ठीक है, अब ये वो चीज़ें हैं जो इंसानों ने क्रिएट नहीं की, बल्कि नेचर से हमें मिलती हैं, तो इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो लैंड की कैटेगरी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सब आ जाती हैं। दूसरी कैटेगरी है जी लेबर की कैटेगरी। अब जब लेबर की कैटेगरी की हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, तो लेबर की जो कैटेगरी है वो ह्यूमन एफर्ट को, मतलब लोगों की क्या कहते हैं मेहनत को रिप्रेजेंट करती है। अब वो ह्यूमन एफर्ट चाहे फिजिकल हो या चाहे मेंटल हो, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट किसको करती है? ह्यूमन एफर्ट मतलब लोगों की मेहनत को रिप्रेजेंट करती है। कि इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स आ जाते हैं, इसमें टीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं इंजीनियर्स आ जाते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी लेबर है वो सारी लेबर की कैटेगरी में आ जाती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेबर को हमेशा जो है वो टाइम के हवाले से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो लेबर को मेजर किया जाता है कि क्या कहते हैं कि जो लेबर होती है वो आवर्स कितने आवर काम करती कर रही है, या कितने हफ्ते में कितने दिन काम कर रही है, या महीने में कितने हफ्ते काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि सिर्फ ये कहना कि 10 वर्कर्स आपके क्या कहते हैं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये बेसिकली काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये भी बताना ज़रूरी होता है कि वो कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, कि वो पर वीक कितने आवर्स काम कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे।
लेकिन अभी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लेबर की कैटेगरी में जो है वो ह्यूमन एफर्ट्स आती हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, और उसमें सारे फैक्ट्री वर्कर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, इंजीनियर्स, और जितनी भी लेबर है जो डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं वो सब किस में आते हैं, लेबर की कैटेगरी में आते हैं। अब तीसरी कैटेगरी जो है वो क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, तीसरी कैटेगरी का नाम है जी कैपिटल। ठीक है। अब कैपिटल का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसी चीजें जो इंसानों ने खुद बनाई होती हैं और जो आगे प्रोडक्शन में यूज की जाती हैं। ठीक है। ऐसी चीजें जो इंसानों ने खुद बनाई हैं लेकिन उससे मजीद चीजों को पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें मशीनें आ जाती हैं, मशीनें इंसानों ने बनाई हैं और उन मशीनों को यूज किया जाता है चीजों की प्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें मशीनें आ जाती हैं। ठीक है, मशीनों में ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, फैक्ट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, और टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डिस्टिंक्शन जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्शन ये है कि क्या कहते हैं कि फिजिकल कैपिटल और रियल कैपिटल जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फिजिकल कैपिटल वो होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है, जिसे डायरेक्टली प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किया जाता है, जिसमें मशीन्स आ जाती हैं। ठीक है, टूल्स आ जाते हैं और इक्विपमेंट आ जाती हैं। ठीक है, जबकि फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो सिर्फ पैसा होता है। ठीक है, जब भी हम फाइनेंशियल कैपिटल की बात करेंगे तो फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसा। ठीक है, जो सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इकोनॉमिक्स में जब भी हम फिजिकल कैपिटल की बात होती है, ठीक है, तो मैं तो हमेशा हम फिजिकल कैपिटल की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पैसा खुद से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जबकि मशीन्स को जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो जब भी हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल की बात करेंगे तो हम फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे, हम फाइनेंशियल कैपिटल की बात नहीं कर रहे होंगे। चौथी चौथी कैटेगरी आ जाती है जी रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स क्या होता है कि इसमें वो इनपुट्स होती हैं जो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होके फाइनल गुड्स बन जाती हैं। इनपुट्स दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फाइनल गुड्स, जैसे कॉटन है, बट कॉटन से जी कपड़ा बनता है, या स्टील से जी कार्स बनती हैं। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो सबसे ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो अपनी फॉर्म टोटली तौर पर कंप्लीटली चेंज कर देता है। ये कॉटन जो है उसको कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कहते हैं, तो कॉटन की फॉर्म रॉ मटेरियल की फॉर्म टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन जब वो कपड़ा बन जाता है तो उसकी चेंज फॉर्म जो है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं, इनपुट्स दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फाइनल गुड्स, के वो सारा खाम माल जिसे यूज किया जाता है, जिसकी शक्ल टोटली तब्दील कर दी जाती है फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स जब बन जाती है तो उसकी शक्ल टोटली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब आ जाता है क्या कहता है, अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसका नाम है जी फ्लो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब प्रोडक्शन यूजेस, अब प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो है वो फ्लो वेरिएबल्स को जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्लो का मतलब क्या होता है। अब फ्लो का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो टाइम के हिसाब से मैयर की जाए। ठीक है, अ फ्लो इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, के वो कोई भी चीज जिसे हम टाइम के हिसाब से जो है वो मैयर कर रहे हैं। कि प्रोडक्शन जो है, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, और इनपुट्स और आउटपुट जो है वो दोनों को पर यूनिट टाइम जो है वो मैयर किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसे हमेशा, और प्रोडक्शन को जो है वो पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से मैयर किया जाता है। अब जैसे लेबर को हम आवर पर वीक में जो है वो मैयर कर रहे होते हैं। लेबर को किस तरह से मैयर करते हैं कि एक लेबर ने कितने घंटे जो है वो पर वीक काम किया।
ठीक है, कि मिसाल के तौर पर एक लेबर एक मजदूर ने 40 घंटे जी पर वीक में काम किए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि 10 वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, तो वो कंप्लीट पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन अगर हम ये कहें कि 10 वर्कर हैं और हर वर्कर ने जी 40 घंटे जी फैक्ट्री में काम किया है, तो ये जी एक पावरफुल फ्लो वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, मशीन यूज। तो अगर हम ये कहें कि क्या कहते हैं कि मशीनों को जी यूज करके जी मशीनों को जी क्या कहते हैं, कितनी मशीनें हैं जी, 10 मशीनें हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या कहते हैं कि जी 10 मशीनें हैं और उनसे उन्हें जी क्या कहते हैं 100 आवर्स पर वीक जी इस्तेमाल किया गया है, तो ये इससे जी एक प्रॉपर फ्लो मेजर बन जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो अगर हम क्या कहते हैं इसको डीपर इसके इनसाइड समझें, तो हमें ये समझ में आता है कि प्रोडक्शन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि क्या कहते हैं कि कितनी इनपुट जो है वो आपके पास अवेलेबल है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उन्हें कितनी इंटेंसिटी से कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। यानी वक्त का यानी टाइम का जो फैक्टर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब लेबर को जी 40 घंटे पर वीक यूज़ किया जा रहा है, मशीन को जी क्या कहते हैं 100 घंटे पर वीक यूज़ किया जा रहा है, लेकिन क्या कहते हैं आउटपुट इससे क्या बन रही है लेबर को। अब 10 लेबर हैं तो हर एक लेबर जो है वो 40 घंटे जी क्या कहते हैं पर वीक काम कर रही है। 10 मशीनें हैं और हर मशीन जी 100 घंटे पर वीक काम कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रॉपर फ्लो मेजर बन जाता है। तो अगर हम आउटपुट की बात करें तो क्या कहते हैं, तो लेबर और मशीनों को एज अ इनपुट यूज करके जो जी क्या कहते हैं 500 यूनिट्स पर वीक प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं कि तो ये था जी कॉन्सेप्ट कि क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो फ्लो वेरिएबल्स को यूज करती है। ठीक है, कि हम लेबर को भी क्या करते हैं टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं, अपनी मशीन्स को भी टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं, और हमारी जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है ना उसको भी हम टाइम के हिसाब से ही मेजर करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, इसलिए इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों को जी पर यूनिट टाइम के हिसाब से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करें, तो क्या कहते हैं, तो प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली एक टेक्निकल रिलेशनशिप के तौर पर जी समझा जा सकता है। हम जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसे एक टेक्निकल रिलेशनशिप के तौर पर भी समझा जा सकता है, जहाँ पर हमारी आउटपुट डिपेंड करती है हमारी इनपुट पर। ठीक है, हमारी आउटपुट जो है वो फंक्शन होती है हमारी इनपुट्स का। ठीक है, अब यहाँ जितनी ज़्यादा लेबर या मशीन आवर्स यूज़ किए जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगी। मतलब जितने ज़्यादा लेबर होगी उतनी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगी, जितने ज़्यादा मशीन आवर्स यूज़ किए जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये वाला जो क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये जो रिलेशनशिप है इसे हम कहते हैं जी ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। लेकिन ये रिलेशनशिप जो है वो टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। हमारा जो प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप है ये टेक्निकल रिलेशनशिप या टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। अब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो रोल होता है वो बड़ा ही क्रिटिकल होता है। ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि इनपुट्स को कितनी एफिशिएंसी से जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट करना है। टेक्नोलॉजी डिटरमिन आउटपुट, हाउ एफिशिएंटली इनपुट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। का टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ पे बड़ा ही क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे ये क्योंकि वो ये डिसाइड करती है कि कितनी इनपुट्स आपके पास इनपुट्स मौजूद है, लेकिन कितनी एफिशिएंसी से उसे आउटपुट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर एक ही अमाउंट की इनपुट्स जो है वो दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ अगर यूज़ की जाए, ठीक है, हमारी इनपुट सेम है, ठीक है, लेकिन टू डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी अगर आपके पास एग्जिस्ट करती हैं तो आउटपुट भी आपके पास डिफरेंट होगा। ठीक है, कि सपोज करें जी क्या कहते हैं आपके पास ओल्ड मशीन्स हैं, ठीक है, एक दो आपके पास दो टेक्नोलॉजीज हैं।
एक तरफ आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी है और एक तरफ आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब जी ओल्ड मशीन्स यानी ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जी सेम इनपुट्स के साथ ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 100 यूनिट्स की आउटपुट प्रोड्यूस हुई है और मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करके जी 300 यूनिट्स की जी आउटपुट प्रोड्यूस हुई है। इसका मतलब ये है कि ओल्ड मशीन जी कम आउटपुट देती है जबकि मॉडर्न मशीन जो है वो ज़्यादा आउटपुट देती हैं। ठीक है, इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरह से कंस्ट्रेन भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के प्रोसेस को जो है वो लिमिट भी करती है और इम्प्रूव भी कर सकती है। ठीक है, तो ये एज अ कंस्ट्रेन के तौर पे भी काम करती है, लेकिन ये एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी काम करती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब एक और इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि इकोनॉमिक्स में हम अक्सर जो है वो इनपुट की टाइप पर फोकस नहीं करते बल्कि उनकी क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। इकोनॉमिक्स फोकस ऑन क्वांटिटीज। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में हम इनपुट्स की टाइप पर नहीं बल्कि उनकी क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। यानी हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इनपुट लेबर ज़्यादा है या मशीन की इनपुट ज़्यादा है, बल्कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, वी डोंट ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन द टाइप ऑफ इनपुट्स, के हमें इनपुट की टाइप से जो है वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी लेबर यूज़ हो रही है या कितनी मशीन्स यूज़ हो रही हैं, बल्कि हमें उनकी क्वांटिटी से जो है वो ज़रूर फ़र्क पड़ता है। इंस्टेंट वी फोकस ऑन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट, क्योंकि हमें सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि इनपुट लेबर है या मशीन है। हम सिर्फ ये देखते हैं, हमें सिर्फ इस चीज़ से इनपुट या आउटपुट से फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, अब इस अप्रोच को क्या कहते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स की थ्योरी में इट डज नॉट मैटर व्हाट इनपुट इज बट मैटर हाउ मच इनपुट इज यूज्ड, कि हमें इस चीज़ से कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि लेबर को यूज़ किया जा रहा है या कैपिटल को यूज़ किया जा रहा है। सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कितनी इनपुट जो है वो यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जी क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर जी हम सिंपली ये कह देते हैं कि इनपुट 1 की जो क्वांटिटी है वो 5 है और इनपुट 2 की क्वांटिटी जो है वो 2 है। ठीक है, बिना ये स्पेसिफाई किए कि वो असल में क्या है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो अगर हम कहें कि हमारे पास जी 5 वर्कर हैं, ठीक है, और 2 मशीन है। ठीक है, और इनपुट 1 चीज़ जिसको हम सिंपल पास में कहें तो इनपुट 1 की क्वांटिटी हमारे पास 5 है और इनपुट 2 की क्वांटिटी भी हमारे पास 2 है। इस तरह जी क्या कहते हैं, इस तरह से हम यूज़ करके जी क्या कहते हैं, हम मैथमेटिकल मॉडल्स बना सकते हैं। ठीक है, और अपना जर्नल एनालिसिस भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दी हुई है, कि मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपली ये कह देते हैं कि क्या कहते हैं कि एक इनपुट की क्वांटिटी 5 है और दूसरी इनपुट की क्वांटिटी 2 है। ठीक है, इनपुट 2 की क्वांटिटी 2 है, बिन ये स्पेसिफाई किए बगैर ये क्या कहते हैं कि वो असल में क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कर सकते हैं और जनरल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये था जी क्या कहते हैं कि हमारा इनपुट और आउटपुट का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर हम इस इनपुट और आउटपुट के सारे टॉपिक को समझें तो हमें क्या कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमिक्स का काम यहाँ पे ये होता है कि क्या कहते हैं कि कितनी इनपुट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं और उन इनपुट्स को यूटिलाइज करके जी कितना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ये कन्वर्जन जो है इनपुट्स को आउटपुट में जो कन्वर्ट किया जा रहा है, ये कन्वर्जन कितनी एफिशिएंसी से हो रही है। और अगर इस तरह हम रियल वर्ल्ड की कम्प्लेक्सिटी को जो है वो सिंप्लीफाई करके जी सिर्फ रिलेशनशिप्स पर फोकस करते हैं, जो कि इकोनॉमिक एनालिसिस की जी स्ट्रेंथ होती है। तो ये था जी हमारा इनपुट्स का और आउटपुट्स का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कहते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है जी टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन थ्योरी का कोर आइडिया यही होता है कि फर्म जी क्या कहते हैं जो भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, वो या तो बिल्कुल फ्री
या बिल्कुल अनलिमिटेड नहीं होता, बल्कि उन पर भी जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, फार्म जो है वो क्या कहते हैं, हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फार्म्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग दे वांट। ठीक है, कि फार्म जो है वो हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती कि जो वो चाहती है। ठीक है, क्योंकि फार्म जो भी प्रोड्यूस करती है या वो बिल्कुल फ्री नहीं होता और ना ही वो अनलिमिटेड होता है, बल्कि उन पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी और नेचर इम्पोज करती है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है, और गुड की क्या नेचर है, वो लिमिट करती है फॉर्म्स को कि क्या कहते हैं कि वो हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो वो चाहती हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ जो है वो हर कॉम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। ठीक है, ओनली सर्टन इनपुट्स कॉम्बिनेशन कैन प्रोड्यूस आउटपुट, कि हर चीज़ जो है वो हर कॉम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में आपको लेबर भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, अब लेबर और कैपिटल के क्या कहते हैं, कुछ सर्टन कॉम्बिनेशंस ही होंगे जो उस स्पेसिफिक गुड को प्रोड्यूस कर पाएंगे, और कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जिनको यूज़ करके आप जो है वो उस चीज़ को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, या मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, सपोज करें जी, एक वर्कर को और ज़ीरो मशीन आवर्स को यूज़ करके तो कार को प्रोड्यूस करना जो है वो नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या कहते हैं कि 5 वर्कर्स हैं, ठीक है, और साथ में मशीन्स भी हैं, तो फिर ही कार को प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब सिर्फ वर्कर्स मतलब ह्यूमन एफर्ट को यूज़ करके सिर्फ कार को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ह्यूमन एफर्ट प्लस मशीन्स का कॉम्बिनेशन जो है वो कार्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ से फिर एक बात क्लियर होती है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ये डिसाइड करती है कि कौन सा क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गई कि आप हर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके जो है वो हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि फर्म जो है वो हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो वो चाहती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और नेचर जो है, गुड की जो नेचर है वो उन्हें लिमिट करती है। ठीक है, और सिर्फ सर्टन इनपुट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके ही आप आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनको यूटिलाइज करके आप उस स्पेसिफिक गुड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क में जी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसे हम प्रोडक्शन प्लान कहते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन प्लान असल में होता क्या है? अब प्रोडक्शन प्लान जो है वो असल में कॉम्बिनेशन होता है इनपुट्स का और आउटपुट्स का। ठीक है, कि प्रोडक्शन प्लान क्या होता है? प्रोडक्शन प्लान में जी शामिल होते हैं इनपुट्स और आउटपुट्स, मतलब ये इनपुट्स और आउटपुट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यानी हम ये देखते हैं कि क्या कहते हैं कि कितनी इनपुट्स को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कितनी इनपुट्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, और उन इनपुट्स को यूज़ करके जी हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। ठीक हो गया, कितनी इनपुट्स को यूज़ करके हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। लेकिन हर प्रोडक्शन प्लान जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, हर प्रोडक्शन प्लान जो है वो फीजिबल नहीं होता। सिर्फ वही प्लान्स फीजिबल होते हैं जो फिजिकली पॉसिबल होते हैं, मतलब जो जिन्हें फिजिकली जो है वो अचीव किया जा सके और जो करंट टेक्नोलॉजी को जो है वो के अंदर जो अंदर आते हैं। ठीक है, अ प्लान इज फीजिबल इफ इट इज फिजिकली पॉसिबल गिवन करंट टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब ये है कि फर्म्स को हमेशा उन्हीं ऑप्शंस में से चूज करना होता है जो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल होते हैं, और वो कभी भी उन लिमिट से बाहर जाके काम या ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब इन तमाम फिजिबल कॉम्बिनेशंस को जो है जब हम एक जगह कलेक्ट करते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन सेट कहते हैं।
The production set is the combination of all feasible inputs आउटपुट कॉम्बिनेशन के, वो सारे इनपुट और आउटपुट के फिजिबल कॉम्बिनेशन जिनको यूज करके आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे जी हम प्रोडक्शन सेट कहते हैं। अब प्रोडक्शन सेट में उन तमाम पॉइंट्स का जी कलेक्शन होता है, जहाँ हर पॉइंट जी एक कॉम्बिनेशन को शो करता है और जहाँ इनपुट और आउटपुट का जी रिलेशन दिया होता है। ठीक है, वो प्रोडक्शन सेट क्या होता है, ये असल में इन तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, जहाँ हर पॉइंट जो होता है वो एक पॉइंट एक कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जी क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी जी क्या कहते हैं, हमने आपके प्रोडक्शन सेट को जी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब प्रोडक्शन सेट जी क्या कहते हैं कि वो क्या है जी, असल में उन तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन जहाँ हर पॉइंट एक कॉम्बिनेशन को जी एक्स और वाई, एक्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने एक्स को यूज करके इतना वाई जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट इस सेट के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि वो फिजिबल है। अब ये है जी क्या कहते हैं, हमारा प्रोडक्शन का सेट। अगर तो कोई पॉइंट इस सेट के अंदर है तो उसका मतलब ये है कि उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और अगर वो पॉइंट इस सेट के बाहर है, अगर वो पॉइंट यहाँ पे है तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल है, उसे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रोडक्शन सेट जो है वो एक तरह का बाकी बाउंड्री डिफाइन करता है, कि ये जो बाउंड्री है ये शो करती है कि क्या करते हैं कि जो फॉर्म के लिए पॉसिबल है। ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर और इस बाउंड्री के अंदर जो पॉइंट है वो शो करते हैं कि ये वो सारे पॉसिबल, वो सारे पॉइंट्स हैं जो परफॉर्म के लिए पॉसिबल है, और इससे बाहर जो पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉसिबल पॉइंट्स हैं। तो ये बेसिकली जो बाउंड्री है बेसिकली डिफाइन करती है जो फॉर्म के लिए क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, उसके दरमियान एक फ़र्क जो है वो हमें प्रोडक्शन सेट की बाउंड्री बता रही होती है। ठीक है, तो अगर हम इस एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट कंसिडर करें, अब यहाँ पर एक इनपुट हमारे पास एक्स है और एक आउटपुट हमारे पास वाई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, एक इनपुट हमारे पास एक्स है, एक आउटपुट जी हमारे पास वाई है। तो अगर हम इन सारे इनपुट्स और आउटपुट के एक इनपुट का एक यूनिट को यूज करके आउटपुट दो आउटपुट के यूनिट्स को, दो वाई के यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो हमारे पास जी ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जी एक प्रोडक्शन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्शन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो एक आउटपुट कंसिडर करें तो हर पॉइंट को जी हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम हर पॉइंट को जी एक्स वाई की फॉर्म में जी लिख सकते हैं, जहाँ एक्स जी इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई जी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कोई पॉइंट प्रोडक्शन सेट का हिस्सा है तो उसका मतलब ये है कि उस आउटपुट लेवल के साथ जी वो उस इनपुट लेवल के साथ वो आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस इनपुट लेवल के साथ ये आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है और इस इनपुट के लेवल के साथ ये आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो कंसेप्चुअली अगर हम इसे सोचें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो है वो हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, और वर्टिकल एक्सिस पर जी हमारा आउटपुट होता है। और प्रोडक्शन सेट जो होता है वो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी क्या है, अब यहाँ पे जी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो शिफ्ट होती है। ठीक है, कि फर्म्स का ऑब्जेक्टिव जी सिर्फ फीजिबल होना नहीं होता, कि उसने जी सिर्फ फीजिबल प्रोडक्शन सेट लेना है, बल्कि एफिशिएंट होना होता है। ठीक है, इनपुट्स महंगे होते हैं इसलिए फर्म चाहती है कि वो गिवन इनपुट्स के साथ जी मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब इसी वजह से हम प्रोडक्शन सेट के अंदर के तमाम पॉइंट्स पर फोकस नहीं करते, हमारा फोकस प्रोडक्शन सेट के जो अंदर तमाम पॉइंट्स हैं उन पर नहीं होता। ठीक है, बल्कि हमारा फोकस होता है प्रोडक्शन सेट की बाउंड्री पर। अब ये बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री को जी हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं।
अब प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताता है कि हर इनपुट के लिए मैक्सिमम आउटपुट कितनी हो सकती है। ठीक है, कि क्या कहते हैं कि बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन सेट, वी फोकस ऑन मैक्सिमम आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। ठीक है, लेकिन इनपुट्स कॉस्टली होती हैं और आप फर्म चाहते हैं कि फर्म्स को क्या चाहिए होती है, फर्म जो है वो क्या करती है, एफिशिएंट होना चाहती है। अब इनपुट्स के महंगे होते हैं, इसलिए फर्म्स ये चाहती है एक गिवन इनपुट्स के साथ जो से मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि फर्म्स का जो फोकस है, इसलिए जो है वो फर्म जो है प्रोडक्शन सेट के अंदर के तमाम पॉइंट्स पर फोकस नहीं करती, बल्कि उसकी प्रोडक्शन सेट की बाउंड्रीज पर फोकस कर रही होती है। और इस बाउंड्री को जी हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताता है कि हर इनपुट के लेवल के लिए मैक्सिमम कितनी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी इनपुट लेवल पर मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम आउटपुट 10 यूनिट है, ठीक है, अगर दो इनपुट्स के यूनिट को यूज करके मैक्सिमम जो है वो 10 यूनिट आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो फिर जो है वो अगर 10 प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन अगर हम सिर्फ 6 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, तो ये टेक्निकली पॉसिबल तो हो जाएगा, लेकिन ये इनएफिशिएंट होगा। ठीक है, जबकि अगर हम दो इनपुट के यूनिट्स को यूज करके अगर हम 12 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो 12 यूनिट प्रोड्यूस करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। अब यहाँ से जी क्या कहते हैं, तीन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या है, तीन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज सामने आती हैं। ठीक है, अब तीन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज क्या है कि जो पॉइंट जो है वो प्रोडक्शन सेट के अंदर है, ठीक है, वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, इनएफिशिएंट है क्योंकि उनसे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जो पॉइंट्स बाउंड्री पर है, ये बाउंड्री पर है, वो एफिशिएंट है क्योंकि वो मैक्सिमम आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो पॉइंट्स बाउंड्री के बाहर है, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, और जब हम रियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर हम देखें कि हमें एक से ज़्यादा इनपुट जो है वो कंसिडर करनी पड़ती है, तो इस सिचुएशन में जी आउटपुट जो होती है वो हमारी मल्टीपल इनपुट्स पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, कि अगर हम टू इनपुट्स के केस की बात करें, तो यहाँ पे y हमारी आउटपुट है और हमारा y जो है वो फंक्शन है एक्स वाई और एक्स टू का। ठीक है, अब एक्स आई जो है वो हमारी इनपुट 1 है और एक्स टू जो है वो हमारी इनपुट 2 है, मतलब एक्स आई जो है वो लेबर को शो कर रहा है और एक्स टू जो है वो कैपिटल को शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि इसमें जो है वो आउटपुट जो है वो मल्टीपल इनपुट्स पर डिपेंड कर रही है, जैसे कि लेबर और कैपिटल। अब इसमें जो है प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब जो चेंज हो जाती है कि आउटपुट जो है वो लेबर और कैपिटल दोनों का फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली एक बात समझना ज़रूरी है कि डिफरेंट इनपुट्स के कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट इनपुट्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट आउटपुट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो हमें पता है कि मिसाल के तौर पर अगर हम जी क्या कहते हैं, दो वर्कर और तीन मशीनों को यूज़ किया जाए, तो हमारे पास जी क्या कहते हैं, तो हमारे पास 50 यूनिट्स की जी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, जबकि क्या कहते हैं, कम लेबर को और ज़्यादा मशीनों को यूज़ करके जी क्या कहते हैं, कम लेबर को और ज़्यादा मशीनों को यूज़ करके जी क्या कहते हैं, हम डिफरेंट आउटपुट का लेवल प्रोड्यूस करेंगे। और ज़्यादा वर्कर्स और कम मशीनों को यूज़ करके जी हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स जी हमारे पास प्रोडक्शन हो गए। तो जैसे जैसे हमारे जो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन डिफरेंट होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आउटपुट्स का जो लेवल है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, होता जाएगा। तो ये था जी क्या कहते हैं, प्रोडक्शन सेट और इसके बाद टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो प्रोडक्शन थ्योरी का सेंट्रल आइडिया, उसे हम कहेंगे जी आइसो क्वांट। अब आइसो क्वांट क्या होता है, आइसो क्वांट असल में उन तमाम इनपुट्स के कॉम्बिनेशन का सेट होता है जो सेम लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस करता है।
अब इसमें जी क्या कहते हैं, आइसोक्वांट जी दो मल्टीपल इनपुट्स मतलब दो इनपुट्स को शो करता है। एक्स इनपुट वन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और दूसरी इनपुट जी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ली है। अब आइसोक्वांट जी एक्स वाई दोनों इनपुट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कि ये हमारा आइसोक्वांट है। अब यहाँ पर x2 और xi का दोनों इनपुट्स का जो कॉम्बिनेशन जो है वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये वाला कॉम्बिनेशन भी जो है वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और ये वाला कॉम्बिनेशन भी जो है वो सेम आउटपुट ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी अगर एक फिक्स्ड आउटपुट लेवल लें तो उस आउटपुट को हासिल करने के लिए जो लेबर और कैपिटल के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को जो है वो यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हर पॉइंट जो है वो आइसो पॉइंट पर हर हर पॉइंट जो है वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इनपुट्स का जो डिफरेंट मिक्स या इनपुट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जी यूज़ किया जा सकता है। अब इससे जी क्या कहते हैं, हमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात जी समझने को मिलती है कि प्रोडक्शन में जी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो फर्म्स के पास ये चॉइस होती है कि वो ज़्यादा लेबर और कम कैपिटल यूज़ कर सके या कम लेबर और ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर सके जब तक आउटपुट सेम रह रही है। ठीक है, कि अगर आउटपुट सेम है तो इसके पास चॉइस है कि क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा लेबर यूज़ करे और कम कैपिटल और कम केबल यूज़ करें या ज़्यादा कैपिटल। तो ये सब्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्शन थ्योरी की जो है वो बेसिस है। ठीक है, अब आइसोक्वांट्स को समझने के लिए उनका कंपेयर जो है वो क्या करते हैं, अब आइसोक्वांट को अगर हम मैथमेटिकली भी समझें तो क्या करते हैं, तो फॉर अ फिक्स्ड आउटपुट लेवल वाई नॉट। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ये जी ईच पॉइंट ऑन आइसोक्वांट जो है वो आइसोक्वांट पर एक पॉइंट जो है वो एक्स वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को शो करता है और इनपुट्स को जो है वो एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखें कि 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 10 लेबर और 5 कैपिटल का कॉम्बिनेशन भी 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा, 8 लेबर और 7 कैपिटल का कॉम्बिनेशन भी 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा और 6 लेबर और 10 कैपिटल का कॉम्बिनेशन भी 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो सेम आइसो क्वांट पर जो है वो फॉल करते हैं। ठीक है, तो आइसो क्वांट का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप आइसो क्वांट का कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है अगर हमने कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी में जो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट जो था वो कंज्यूमर की साइड को शो करता है और आइसो क्वांट के कॉन्सेप्ट को जो है प्रोडक्शन साइड के लिए प्रोडक्शन थ्योरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो कनेक्ट करें तो सब कुछ एक लॉजिकल सीक्वेंस में आ जाता है। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है कि कौन से इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन जो है जी वो फिजिबल है। अब इन कॉम्बिनेशन का जो कलेक्शन होता है इसे प्रोडक्शन सेट बनाता है। ठीक है, और इस प्रोडक्शन सेट की जो बाउंड्री होती है उसे जी हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, जो एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस को जी शो करती है। और जब मल्टीपल इनपुट्स होती हैं तो हम आइसोक्वांट्स को यूज करते हैं ताकि सेम आउटपुट के लिए जी डिफरेंट इनपुट्स के कॉम्बिनेशन को समझा जा सके। ठीक है, तो अगर इस पूरी डिस्कशन का एक और क्या कहते हैं बड़ा ही डीप इनसाइड ये है कि में एक एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, एफिशिएंट प्रोडक्शन वही होती है जो प्रोडक्शन फंक्शन पर होती है। ठीक है, जबकि जो पॉइंट्स उसके अंदर होते हैं वो वेस्टफुल होते हैं। ठीक है, एफिशिएंट प्रोडक्शन वही है जो प्रोडक्शन फंक्शन पर होती है, इसके अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं ठीक है वो वेस्टफुल होते हैं क्योंकि उनमें इनपुट्स का जो है वो पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। इसलिए फॉर्म्स का बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि या तो वो गिवन इनपुट्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सके या गिवन आउटपुट के साथ के लिए मिनिमम इनपुट जो है वो यूज कर सके। ठीक है, तो प्रोडक्शन को जो है तो अगर हम प्रोडक्शन सेट हमें बेसिकली ये बताता है कि क्या पॉसिबल है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताता है कि क्या बेस्ट है और आइसोक्वांट्स हमें ये समझने में मदद करता है कि सेम आउटपुट को हासिल करने के लिए जी हमें कितने मुख्तलिफ तरीके
जो है वो हमारे पास मौजूद है। कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है कैपिटल के, लेबर और कैपिटल के, जो हमें सेम तरह का, सेम लेवल ऑफ इनपुट जो है, आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करके देते हैं। तो ये वाला जी क्या कहते हैं इस तो जी अब आप लोगों को जी टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट जो है जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया हो।